चलिए अगला हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न, 60 शब्दों में उत्तर दे। पहला प्रश्न है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो इसका उत्तर आप देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। लुई फिलिप उदारवादी शासक था। उसने प्रतिक्रियावादी गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह अमीरों का समर्थन किया। किसने? प्रधानमंत्री गीजो ने। लेकिन उसके शासनकाल में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उदारवादियों ने इसका कड़ा विरोध किया और इस विरोध ने 1848 ईस्वी में एक आंदोलन का रूप लिया और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसे ही 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में यही कह रहा है कि मेन जो कारण है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का, वो था लुई फिलिप एक उदारवादी था। ठीक है, उदारवादी शासक था और उसने क्या किया था? गीजो को क्या बना दिया था? अपना प्रधानमंत्री बना दिया था, जो कि एक घोर क्या था? प्रतिक्रियावादी था। वह सिर्फ अमीरों का क्या करता था? साथ देता था। ठीक है, और गरीब है, गरीबों से कोई मतलब नहीं, जनता मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं था। जिस वजह से वहां के आम गरीब लोग जो भी था, थर्ड स्टेट में जितना भी लोग आता है, यानी कि किसान, मजदूर, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कर दिए? इनके विरुद्ध खड़े हो गए। और सबसे बड़ा जो काम किया, मध्यम जो वर्ग था, कुछ पढ़े लिखे था, उन्होंने इसका क्या किया? खुलेआम क्या किया? साथ दिया। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उसके शासनकाल में बेरोजगारी तो बढ़ ही गया था और यही जो था रूप क्या ले लिया? आंदोलन का रूप ले लिया। और 1848 ईस्वी में वहां पर जो आंदोलन हुआ, इसके फलस्वरूप लुई फिलिप को वहां से जाना पड़ा। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? 1848 के फ्रांसीसी के मेन पॉइंट ये है गीजो के प्रधानमंत्री बनने का, और उसका जो समर्थन था सिर्फ अमीरों के प्रति था, गरीबों के प्रति नहीं था, जिसके वजह से गरीब लोग आक्रोश आ गया। ठीक है, उस पर जैसे कर लगा दिया जाता था, गरीब पर, अमीर पर कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिस वजह से क्या वहां के लोगों में क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना तो था ही और मध्यम वर्ग वाले ने उसको सुलगा दिया और यह जो है क्रांति का रूप ले लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम जानते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? तो ऑस्ट्रिया की मात्र एक ही भूमिका थी, जो थी वादा। मतलब कभी इटली और जर्मनी को एक नहीं करना चाहता था। यही एक मेन पॉइंट है जो कि आपको लिखना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। सिर्फ उसका काम था क्या? एक नहीं करने का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने इटली के राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबा दिया करता था। इटली और जर्मनी के कुछ क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने एक बाधा की भूमिका निभाई। कहने का मतलब यह हुआ कि जो ये चांसलर थे, कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, वो यही चाहते थे कि जो चीज है वैसा ही रहने दे, कोई बदलाव नहीं। और वो जो उसका जो कहना था कि जो गरीब है वह शोषित करने के लिए बना है, उसका कोई अधिकार नहीं है अपने राजा के प्रति आवाज उठाने का। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके हम खिलाफ क्या करेंगे? सख्त कार्रवाई करेंगे और उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इस वजह से कि मेटरनिक के वजह से भी क्या था, इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई थी। तो ये आपका इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक था? तो इसका उत्तर एक बार हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था।
जिसके कारण एकीकरण की बात नागरिकों को समझ से बाहर था। नेपोलियन ने ही जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार किया। इस प्रकार जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसने प्रेस को स्वतंत्र किया, राष्ट्रवादी भावनाओं को अखबारों, सड़कों, चौराहों एवं जन जन तक पहुंचाया, जिससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलने लगा। तो ये सारे के सारे उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। उन्होंने क्या किया? पहला नंबर उन्होंने किया कि किसी को भी राष्ट्रवाद क्या है, ये भावना क्या होता है, ये किसी को मालूम नहीं था यूरोप में। तो उन्होंने ही पहले राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके भावनाओं क्या होता है, उनको प्रकट किया, जिससे जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हो सका। क्योंकि वहां का लोगों को इतना पता नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, इसकी बिल्कुल समझ नहीं थी। उन्होंने इसको क्या किया? जगाने का काम किया। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ कि उसको अभाव था और एकीकरण की बात तो नागरिक को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या होता है एकीकरण। तो नेपोलियन ने यही काम किया और पृष्ठभूमि को तैयार किया। ठीक है, जिससे कि पूरे जर्मनी कहो या यूरोप में कहो, इससे क्या हो गया? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसने प्रेस और प्रेस को भी क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को, जब प्रेस को स्वतंत्र किया जाता है तो वो क्या काम करते हैं कि राष्ट्रवाद को पूरे सड़क, चौराहे, जन जन, एक एक व्यक्ति तक बताता है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? एक अहम रोल निभाई। ठीक है, किसके लिए? राष्ट्रवाद फैलाने में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो उन्होंने कौन कौन सा काम किया उसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि ऐसे 60 शब्दों में हमें उत्तर देना है। इस वजह से उनके जो जितना काम किया उसको तो हम नहीं लिख सकते, बस कुछ काम है जो इंपॉर्टेंट काम है जिन्होंने वो किए थे उनको हमने यहां पर लिखा है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। गैरिबाल्डी एक राष्ट्रनेता था, उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक नाविक भी था। उसने अपनी सेना बनाकर, उसने क्या किया? अपनी सेना बनाकर बुर्बो राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित की। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काबुल से मिलने पर इस योजना को त्याग दिया। दक्षिणी इटली के शासक बनने का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दिया और साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। इस तरह उन्हें त्याग और बलिदान का प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया था? मेन पॉइंट यहां पर है, उन्होंने अपना सेना बनाकर बुर्बो राजवंश को क्या कर दिया था? वहां से हरा दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? वो रोमन पर आक्रमण करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन काबुल से मिलने के बाद इस योजना को क्या कर दिया? त्याग दिया। उन्हें दक्षिणी इटली के शासक बनने का भी प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने बोला अगर हम शासक बन जाएंगे तो हमारे अंदर भी अहम, ईगो, इस तरह का क्या होगा? पैदा होगा, जो कि हमारे लिए और हमारे जनता के लिए क्या है? बहुत ही हानि होगा। इस वजह से उन्होंने ये भी क्या कर दिया? और स्वीकार कर दिया और एक अपना सारा संपत्ति क्या हो गया? राष्ट्र को समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान की भांति अपने जीवन को जीने लगा। तो अगला हमारा नंबर 5 प्रश्न है कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम फर्स्ट राष्ट्रवादी विचारों का पोषण था। विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को अपना क्या कर दिया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसके बाद बिस्मार्क को सरकारी, सैनिक और धन प्राप्त हुआ। इन दोनों के मदद से क्या किया? इन दोनों के बल पर उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। विलियम फर्स्ट के प्रयास से ही जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। इस प्रकार बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हो पाया। कहने का मतलब यह हुआ, आपको उत्तर इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि विलियम फर्स्ट ने क्या किया? बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसके पास जैसे ही आया, किसका ताकत आ गया? सैन्य शक्ति और धन जो था। इन दोनों के मदद से उन्होंने क्या किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त एवं लोह की नीति। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया? ठीक है, तो बिस्मार्क ने
ठीक है, कि नीति अपनाई। अब विलियम फर्स्ट के प्रयास से ही जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था।